बताया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट्स अ न्यू क्वांटिटी फॉर यू. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, it plays the same role in the rotational motion as played by mass in the translation motion. ठीक है, मैंने कहा था जिस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ डायरेक्ट मेजरर ऑफ इनर्शिया. जितना इनर्शिया ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. उसमें मुझे याद है मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था. वन स्मॉल न्यूमेरिकल आई गेव यू एज अ होमवर्क. याद है? आई होप आपने किया होगा. तो अब मैं जिस स्टूडेंट का नाम का, ठीक है, वो स्टूडेंट आंसर बताएगा उसका. हाँ, रेडी? आदित्य दोदादे. आदित्य दोदादे, आई थिंक कुछ ऐसा सरनेम है. आदित्य. 1000. हेलो सर. हाँ, कौन बोल रहा है? नाम बोलो. आदित्य. हेलो. सरनेम सरनेम धोदड़े. हाँ ठीक, आप ही है ना? हाँ हाँ. होमवर्क किया है क्या? हाँ किया है सर. आंसर बता सकते हो? 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. जा रही है, दैट इज अ फोर्थ पार्टिकल. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्टिकल, ठीक, सेकंड पार्टिकल, थर्ड, सबको मैंने दिखा दिया है. डू यू नो सारे पार्टिकल्स के मासेस सेम है. ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ 5 ग्राम्स ना, सॉरी 10 ग्राम्स. ऑल पार्टिकल्स आर 10 ग्राम. तो ये जो M1, M2, M4 ये सब 10 ग्राम्स है. पुट दिस M1 एज अ 10 ग्राम. R1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. ये देखो फर्स्ट पार्टिकल का एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना. डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस कितना है? 5 सेंटीमीटर है. R1 आपको 5 डालना होगा. Please remember R1 is a distance of the first particle from axis. R2 is a distance of second particle from axis. Second particle का भी कितना distance है axis से? 5 सेंटीमीटर. तो मास में पुट करूंगा M2 I will put 10 grams. Distance I will put 5 सेंटीमीटर. अब आएगा M3 R3. ये देखो ये M3 है. ठीक है, तो ये मास कितना है? मास इज 10 ग्राम. इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस इट्स 5√2. 5√2 स्क्वायर. प्लीज याद रखो, मास डिस्टेंस का स्क्वायर, मास डिस्टेंस का स्क्वायर. थर्ड मास डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस. चौथा पार्टिकल जो है ना, अगर आप फोर्थ पार्टिकल को देखोगे तो फोर्थ पार्टिकल इज लाइंग ऑन द एक्सिस. फोर्थ पार्टिकल एक्सिस पर ही सिचुएटेड है. सो द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस विल बी 0. चौथे पार्टिकल का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 0 है. ये R4 विल बी 0. R4 0 होगा. अगर R4 ही 0 है तो ये फोर्थ टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. खाली 3 पार्टिकल लेने हैं. रिमेंबर, अगर कोई पार्टिकल एक्सिस पर है ना तो उस पार्टिकल के लिए ये टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज R विल बी 0. सिर्फ इतना ही है. इसको सॉल्व करो. इट इज लाइक 25 into 10 which is 250. Again 25 into 10 which is 250. And here आप सॉल्व करो, it will be 50 into 10, that is 500. देखो ये 50 आएगा, 50 into this 10 will be 500 ना. 500 plus 250 plus 250 कर लो, 1000 आ जाएगा. That is the answer of this question. Masses आपने grams में रखा है. Distance you have kept in centimeters. So grams centimeter square. ये हो गया moment of inertia of this system about an axis which is given. जो axis given है उसके around ये होगा इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, डायग्राम देखो और इसको समझ के लो. इजी, इतना इजी होता है ये, बट मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं. खाली दिमाग में एक चीज डाल दो, ये है मास ऑफ अ पार्टिकल और ये है डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, उसका स्क्वायर.
ओके और ऐसा सिर्फ एक पार्टिकल के लिए नहीं, चारों पार्टिकल्स के लिए करना है, दैट्स इट। सो आई होप नाउ डाउट्स आर आल्सो क्लियर। मुझे पता है हार्डली 50% स्टूडेंट ने ही किया होगा, बाकी लोग तो आराम ही करते हैं। ठीक है, करते रहो आराम, आपको बाद में रियलाइज होगा आपने क्या किया। ठीक है, प्लीज जो भी मैं काम दे रहा हूँ ना, मेहरबानी करके उसको करो, और जो 1 घंटे में पढ़ाता हूँ उसको 10-15 मिनट रोज रिवाइज कर लो। कल जो करा है वो आज से पहले रिवाइज कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। एट द एंड ऑफ द ईयर आप मुझे बोलोगे सर थैंक यू आपने ये किया। एट द एंड बस आपको ही करना है अल्टीमेटली। जो 1 घंटा पढ़ा है 10-15 मिनट उसको रोज रिवाइज कर लो, फिजिक्स आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर दिसंबर हो या जनवरी जो नेक्स्ट ईयर आएगा, आपको टेंशन नहीं होगा, आपको लगे अरे सारे चैप्टर मेरे को तो याद है, वो अच्छी फीलिंग आएगी। तो उसके लिए आज थोड़ा सा एवरीडे 15-15 मिनट इन्वेस्ट करो, जनवरी में आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है, जो करा दो ना एवरीडे उसको फिनिश कर दो पढ़ के, मतलब पूरा क्लियर कर दो उसको अपने लिए। ठीक, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ ना। सो yesterday we discussed moment of inertia which is written as MI in short। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है वो बता रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो एक बॉडी का होता है या एक सिस्टम का आप निकाल सकते हो। अब देखो जैसे इस प्रॉब्लम में ये एक सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल, इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सिस्टम और एनी बॉडी दैट डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो फर्स्ट फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मींस अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। इसका अगर मैं सिंपल प्रूफ दूं तो आपने जो न्यूमेरिकल किया है इसमें आपको याद है कल मैंने एक पार्ट कराया था और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, ये जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो हमने कल किया था वो देखो, और सेकंड पार्ट देखो, दोनों में आपने पता है एक्सिस को चेंज किया है। इन द फर्स्ट पार्ट एक्सिस वाज पासिंग थ्रू सेंटर, in the second part that is here axis is passing through one of the corners। ये क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट पार्ट जो किया था और सेकंड पार्ट जो आज किया है उन दोनों में एक्सिस डिफरेंट है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट आ रहा है। कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था याद है? कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1000 नहीं आया था, कुछ और आया होगा, इट वाज 500, और आज देखो 1000 आ गया। दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इमेजिन एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज अ पार्टिकल m, और इसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है इट इज r। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलता है? बाय डूइंग दिस mr², मास डिस्टेंस स्क्वायर। हाँ, ये सिर्फ एक पार्टिकल के लिए नहीं होगा, इट विल बी m2 m3 m4 ऑल पार्टिकल्स। ओके, अब एक बात, अगर ये मैं एक्सिस चेंज कर दूं, नाउ इफ आई से दिस इज अ न्यू एक्सिस, अब ये एक्सिस है, तो क्या होगा? पार्टिकल वहीं का वहीं रहेगा बट उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा ना। नाउ दिस विल बी द न्यू r, अर्लियर दिस वाज r, तो क्योंकि ये r ही चेंज हो गया, दिस r गॉट चेंज्ड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक ही बॉडी में अलग अलग एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगी। सो व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस आप ऐसे कर सकते हो, देखो व्हेन यू टेक दिस एक्सिस, लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1, व्हेन यू टेक दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेट्स से I2। ऐसा हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं कि ये I1 I2 ऊपर से लिखा जा सकता है। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन distribution of particles around axis। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अराउंड एक्सिस। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सपोज ये एक बॉडी है, इसमें हमने एक्सिस ले लिया, ठीक है, ये सब पार्टिकल्स हैं, देखो ठीक, ये सारे पार्टिकल्स हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एक्सिस।
ठीक है, अगर अभी मैं ये पार्टिकल्स की जो डिस्टेंसेस हैं एक्सिस से, वो उसको हम लोग आर कंसिडर करते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस आर r1 r2 एंड सो ऑन। ये डायग्राम देखो, अब सपोज आपने इस बॉडी को स्ट्रेच किया, इमेजिन दैट यू स्ट्रेच दिस बॉडी, या ये बॉडी एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड होगा ना, तो यही जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स विच आर शोन इन द फिगर, यही पार्टिकल्स इधर पहुंच जाएंगे। These particles will go here because बॉडी को आपने स्ट्रेच किया है ऐसे, ये देखो, सपोज बॉडी को मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, तो ये स्ट्रेचिंग पे क्या होगा, these all particles will go away from each other, पार्टिकल दूर हो जाएंगे, तो नाउ द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस गॉट चेंज ना, मतलब ये r चेंज हो गया। आपको पता है अगर r चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। एक्चुअली एक बात बताऊं, जो फर्स्ट मैंने पॉइंट बताई है दैट इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और सेकंड बताए इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अराउंड एक्सिस, ये दोनों लॉजिकली एक ही है। देखो, लेट्स से दिस पेन इज अ एक्सिस, दिस पेन इज एक्सिस एंड दिस फिंगर इज अ पार्टिकल, तो पेन इज अ एक्सिस, फिंगर इज अ पार्टिकल, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, r इज अ डिस्टेंस। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि हमने एक्सिस को चेंज किया, मतलब ये इधर हो गया, देखो r डिस्टेंस चेंज हो गया। अब सेकंड पार्ट में मैं बोल रहा हूँ कि एक्सिस वही है बट इसको इधर ले लिया, तो भी r चेंज हो गया, एक्सिस को लेके जाओ या पार्टिकल को लेके जाओ, आए तो चेंज होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, बट लॉजिकली दोनों एक जैसे ही है, एक्सिस चेंज करने पे भी चेंज होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने पे भी। इफ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोजर टू द एक्सिस, अगर ये पार्टिकल एक्सिस के क्लोज होंगे तो r विल बी स्मॉल, और जैसे ये पार्टिकल दूर जाएंगे एज दे गो अवे r distance will increase, distance of particle from axis will increase। अगर ये r increase होगा तो I भी क्या होगा, increase। एक याद रखो, बॉडी को स्ट्रेच करने पे जब बॉडी एक्सपांड होती है देन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अराउंड द एक्सिस। ओके, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज हो गया, दे वर हियर नाउ दे आर हियर, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो I का वैल्यू चेंज हो जाता है। Okay, so I hope ये clear है, clear these two factors, these are the only two factors on which moment of inertia depends, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, now we are going ahead, see, आगे बढ़ते हैं, see, let's go forward now, ठीक है। अब देखो, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी का या कभी कभी होता है सिस्टम का, we can find moment of inertia of any system or any body। अब सिस्टम या बॉडी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, there are two types of bodies or system, one is discontinuous body या discontinuous system, और एक होता है continuous system, ठीक है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में वो टॉपिक किया है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास शायद किया होगा, सेंटर ऑफ मास में भी ऐसा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ डिसकंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसकंटिन्यूअस सिस्टम, डिसकंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पे तीसरा पार्टिकल है, यहाँ पे चौथा पार्टिकल है, इन सबको कंबाइन करके मैं बोल रहा हूँ कि एक सिस्टम है। बट सपोज दीज ऑल मासेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये सारे मासेस एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ऑल आर नॉट आइडेंटिकल, सम मास इज m1, अदर इज m2, सबका मास अलग अलग है, और इन मासेस के बीच में गैप्स है, देयर इज अ गैप बिटवीन m1 m2, जितना गैप m1 m2 के बीच में उतना गैप m2 और m3 के बीच में नहीं है, कुछ और गैप है, मतलब ये सब मासेस एक दूसरे से अलग अलग हैं, देयर इज अ गैप्स बिटवीन देम, this is not continuous system of particles, such system is called as discontinuous, ठीक है। अगर ऐसे सिस्टम को डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसकी फॉर्मूला आपको पता है, इट इज m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस फॉर्मूला दैट यू नो ऑलरेडी, इट्स फॉर डिसकंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। बट इफ आई वांट टू फाइंड mi ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम,
if I want to find mi of continuous system, ठीक है, continuous system क्या होता है? अगर सपोज एक बॉडी है, ये देखो कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है, अगर एक बॉडी है, दिस इज सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, उसके इमीडिएटली बाद फिर से पार्टिकल मिलेंगे, देयर विल बी द चेन ऑफ पार्टिकल्स, देयर विल बी कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एक रॉड है, यहाँ से आप स्टार्ट करो, एज यू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड टू अदर एंड, कंटिन्यूअसली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी देयर, ऐसा नहीं है कि देयर विल बी अ गैप ऑफ समथिंग, बीच में गैप्स नहीं आएंगी, देयर विल बी कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ओके, प्लस इसमें ये जो सारे पार्टिकल्स है ना, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल ले सकते हैं, सपोज दिस रॉड इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टील की रॉड है, सो ऑल दीज पार्टिकल्स विल बी ऑफ स्टील ना, सारे पार्टिकल्स स्टील के ही होंगे, तो ऑल पार्टिकल्स विल हैव अ सेम मास, सच सिस्टम जिसमें सारे पार्टिकल्स का मास सेम होता है, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज देयर, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सिस्टम, ओके, अगर सारे मासेस एक दूसरे से अलग अलग हैं, m1 is different from m2, m2 is different from m3, और there's a gaps between them, एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी गैप्स हैं बीच में, इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है। अब कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम, यहाँ पे आप एक पार्टिकल ले लो, कंसीडर वन पार्टिकल, लेट्स से इसका मास है dm, इनफैक्ट ऑल पार्टिकल्स विल हैव अ मास dm, ठीक है, कंसीडर वन पार्टिकल ऑफ मास dm, डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, ये डिस्टेंस है ना, सपोज ये r है, ठीक है, तो ये देखो मास लिया dm, और इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, r है, तो r स्क्वायर, ठीक है, ये आपने किसके लिए किया, एक पार्टिकल के लिए किया ना, अब आप सेकंड पार्टिकल लोगे m2 r2, फिर थर्ड पार्टिकल लोगे m3 r3, सारे पार्टिकल लेने वाले हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, सारे पार्टिकल्स का मास dm ही रहेगा, खाली क्या अलग अलग पार्टिकल्स के लिए r डिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है, r डिस्टेंस अगर आप देखोगे ना, सपोज इस रॉड की लेंथ l है, l इज द लेंथ ऑफ रॉड, यहाँ पे अगर आप कोई एलिमेंट पार्टिकल लोगे ना, लेट्स से यू टेक पार्टिकल हियर, फॉर दिस पार्टिकल r विल बी ऑलमोस्ट 0, अगर आप यहाँ पे पार्टिकल लोगे, यहाँ पे इस पार्टिकल के लिए जो r डिस्टेंस है वो इतना हो जाएगा, that will be l, r changes from 0 to l like this, इसको इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा, मतलब इन शॉर्ट आई वांट टू से फॉर कंटीन्यूअस सिस्टम यू नीड टू इंटीग्रेट, फॉर डिसकंटीन्यूअस सिस्टम यू हैव टू डू दिस थिंग समेशन, so for continuous body remember we have to do integration to find out moment of inertia, ठीक है, keep all these things in mind, clear? Yeah, आगे बढ़ते हैं, let's go ahead. So right now we are discussing moment of inertia, okay, अब moment of inertia में now we are going to discuss two theorems, there are two theorems that are in the syllabus, दो theorems है, these theorems are related to moment of inertia, ठीक है, okay, first of all मैं theorems के name बता देता हूँ, in the mathematics we have done many theorems in mathematics, ठीक है, यहाँ पे भी दो theorems है, first is theorem of perpendicular axis, theorem of perpendicular axis, see the spelling of axis, AXES, it's a plural, एक से ज्यादा एक्सिस होती है तो AXES लिखा जाता है, if it is only one axis it's AXIS, ठीक है, theorem of perpendicular, चुप्पा बस, second is theorem of parallel axis, ये है parallel axis, first is theorem of perpendicular axis and second is theorem of parallel axis, ठीक है, one by one दोनों डिस्कस करेंगे, in the exam these questions can come for 3 marks, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कोई थियरम आ सकता है, ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम में थियरम तो काम का नहीं होगा, बट एंट्रेंस एग्जाम में थियरम से जो रिजल्ट आएगी वो रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं इन द प्रॉब्लम्स, सो बोथ थियरम्स आर इंपॉर्टेंट,
लेट्स सी वन बाय वन। तो पहला थ्योरम कौन सा बताया मैंने? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये क्या होता है? दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, दिस थ्योरम इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन टाइप ऑफ बॉडीज। ये खाली एक टाइप की बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। कौन सी बॉडीज के लिए? इट्स एप्लीकेबल फॉर लेमिनार बॉडीज। लेमिनार बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। अभी लेमिनार बॉडीज क्या होती है? अगर कोई बॉडी है लाइक दिस, बट द बॉडी इज सपोज इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लेन, एक प्लेन सरफेस के फॉर्म में है। बॉडी है, इसकी ऊपर की सरफेस प्लेन है, बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ शीट, प्लेन शीट के फॉर्मेट में, सच बॉडी इज कॉल्ड अ लेमिनार बॉडी। देखो, इफ यू टेक अ पेज ऑफ अ नोटबुक, अगर आप एक पेज ले लोगे, ठीक है, पेज क्या होता है? पेज एक थिन शीट के फॉर्मेट में होता है। सो देन आई कैन से इट इज अ लेमिनार बॉडी। लेमिना मीन्स अ लेयर, एक्चुअली लेमिना का मतलब है लेयर। so, अगर बॉडी लेयर के फॉर्मेट में है, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन शीट, सच बॉडी इज कॉल्ड एज लेमिनार बॉडी। कंसिडर एक लेमिनार बॉडी है, ओके, बॉडी, बट ये बहुत ही थिन लेमिनार बॉडी है। इट्स लाइक थिन लेमिनार बॉडी। सी, कुछ इमेजिन हो रहा है? इट्स अ थिन लेमिनार बॉडी, एक लेयर के फॉर्म में है। इसका एक एग्जांपल मैंने बताया, इफ यू टेक अ पेपर, कागज ले लो, पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट ना, पेपर इज अ लेमिनार बॉडी। दूसरा एग्जांपल, जब आप घर में फर्नीचर का काम करते हो तो कारपेंटर जो है वो सनमाइका लेके आते हैं, सनमाइका, लेमिनेटेड शीट्स ऑफ सनमाइका। सनमाइका का एक शीट ले लो, क्या है वो, उसकी शेप कैसी है? द शीट ऑफ सनमाइका, इज इट इन द फॉर्म ऑफ लेयर ना, एक लेयर के जैसा दिखता है, तो दैट इज ऑल्सो लेमिनार बॉडी। ठीक है, ठीक है, तो एक लेमिनार बॉडी है, ध्यान से देखो। अब क्या करना है? सपोज दिस लेमिनार बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस, ये एक्सिस के अराउंड ही रोटेट कर रही है, ये है एक्स एक्सिस। मेरे साथ साथ आप भी डायग्राम बना सकते हो, ये इट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक बात, दिस बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ना। लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी is moment of inertia is Ix. Ix is a moment of inertia of the body about x-axis. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? Now I am changing the axis. मैं axis को change कर रहा हूं। Now I will take this as an axis. See this axis. ये दिख रहा है दूसरी axis. Suppose it is y-axis. Y-axis है। Now I am saying that body is rotating around y-axis. Body अब y-axis के around rotate कर रही है। Obviously x and y-axis are perpendicular to each other. तो यहाँ पे मैं perpendicular की साइन बना दिया है। ठीक है, अब बॉडी इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है। कौन सी एक्सिस पे? y-axis पर। ठीक है, ड्रॉ हियर परपेंडिकुलर सिंबल। अब एक बात बताओ, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड y-axis, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा कि वो Ix का Ix ही रहेगा? Will it change or it will remain same? Moment of inertia change हो जाएगा। I told you that moment of inertia depends on axis of rotation. If you change axis of rotation, moment of inertia changes. Let's say जो moment of inertia now becomes Iy. Now the moment of inertia is Iy. ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये जो दोनों एक्सिस है ना, मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स और वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के बारे में मैं एक चीज बता रहा हूँ। बोथ ऑफ दीज एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ ऑफ देम आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ दिस लेमिनार बॉडी। ये देखो, ये जो ना, इट्स अ प्लेन ऑफ लेमिनार बॉडी। दोनों एक्सिस इस प्लेन में लाई कर रही है। नाउ थर्ड टाइम आई एम चेंजिंग द एक्सिस, आई एम चेंजिंग द एक्सिस फॉर द लास्ट टाइम। एक बार और एक्सिस चेंज करते हैं, x हो गया, y हो गया, अब कौन आएगा? z। थिंक दिस इज z एक्सिस, ध्यान से देखो z एक्सिस को, थिंक दिस इज z एक्सिस। नीचे z एक्सिस ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ये z एक्सिस है। नाउ बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड z एक्सिस।
अरे स्पीकर ऑन करो, कौन सा स्टूडेंट स्पीकर ऑन करा है? प्लीज स्विच इट ऑफ। अकल नहीं है क्या? ऑफ करो स्पीकर। सी, अब सपोज बॉडी z एक्सिस पे रोटेट कर रही है, रोटेटिंग ऑन z एक्सिस, जिससे मैंने एक्सिस चेंज कर दी। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी iz। आशु तिवारी, आप बार बार स्पीकर ऑन कर रहे हो, अगली बार पकड़ा तो मैं निकाल दूंगा क्लासरूम से। आशु तिवारी, स्पीकर ऑन नहीं होना चाहिए अभी। तो देखो z एक्सिस जो है ना, सपोज नाउ बॉडी इज रोटेटिंग अराउंड z एक्सिस, सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी iz। तो एवरी टाइम देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रही है। नाउ what the theorem of perpendicular axis says, we are discussing theorem of perpendicular axis. This theorem says that ix plus iy will be equal to iz. The sum of these two moment of inertias will be equal to this moment of inertia. This is theorem of perpendicular axis. इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू प्रूव इट। लेकिन पहले आप थियरम समझ के लो, ओके? अमन कुमार का डाउट है कि सर कोई भी दो एक्सिस प्लस करने पे तीसरा आएगा क्या? ऐसा नहीं है। पता है आपको क्या करना है? सी दिस लेमिनार बॉडी, इसमें ये जो दो एक्सिस है ना, फर्स्ट टू एक्सिस, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लेमिनार। देखो ये बॉडी के अंदर से पास हो रही है एक्स और वाई, बट ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, बट जेड एक्सिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का प्लेन है ना, ठीक है, बॉडी इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, z एक्सिस इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आपको z एक्सिस लेनी है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी, these two axes are inside the plane of the body। तो जो दो एक्सिस प्लेन के अंदर से पास हो रही है, सम ऑफ these two will be equal to थर्ड एक्सिस जो परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, ठीक है? देखो सिंपल है, सपोज ये ध्यान से देखो, सपोज दिस इज माय हैंड, ठीक है, ये एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस देखो मेरे हाथ के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, ठीक है? ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस जो प्लेन के अंदर लाई कर रही है, और ये एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, ठीक है? समझ के लो स्टूडेंट्स। तो अगर ये क्लियर हो गया तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है? okay. अब वी विल गिव प्रूफ ऑल्सो, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रूव दिस अगेन, बट बिफोर आई प्रूव इट आई एम गिविंग यू स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। स्टेटमेंट दे देता हूं मैं, ओके? लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है? हाँ, अब स्टेटमेंट क्या है ध्यान से देखो, राइट डाउन द स्टेटमेंट। देखो दिस थियरम स्टेट्स दैट, राइट डाउन, दिस थियरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ inertia of a laminar body, moment of inertia of a laminar body about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane, ठीक है? आगे मैं बताता हूं, बट अभी तक आप एक बार पढ़ लो। अभी आपने जिस एक्सिस को मेंशन किया है ना स्टेटमेंट में, वो z एक्सिस है। पढ़ के देखो, आपको समझ में आ रहा है? द एक्सिस व्हिच इज मेंशन इन द क्वेश्चन राइट नाउ, जो अभी आपने मेंशन किया है स्टेटमेंट में, अभी तक जो एक्सिस मेंशन किया है वो z एक्सिस है, ठीक है? तो मैं हाँ आगे बताता हूं अभी। तो क्या लिखा है आपने? दिस प्रिंसिपल, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
rigid laminar body about an axis perpendicular to its plane is equal to, आगे लिखो, is equal to the sum of moment of inertia, of same body okay. जो स्टूडेंट रिपीट बोल रहे हैं लेट मी कंप्लीट है, उसके बाद मैं रिपीट करूंगा, फिर से बीच में से भी रिपीट नहीं होगा. सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम बॉडी about two mutually perpendicular axes. Sum of moment of inertia of same body about two mutually perpendicular axes which are concurrent and passes in the plane of the body, ठीक है. देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप को थियरम ये समझा हुआ है तो आप इसको याद भी कर सकते हो. विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट इवन रिमेम्बर दिस, भूल जाएगा थोड़े दिन में, पहले समझ के लो. अब देखो जिन स्टूडेंट का मिस आउट हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है. आप लिख लो आई एम रिपीटिंग, बट जिनका लिख के हो गया, जो मैं अभी स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ उसको भी देखना, और मेरे जो मैं फिंगर्स है उसको भी पॉइंट आउट करना, ठीक है. मैं while reading I will point out fingers also, आपको ज्यादा क्लियर आ जाएगा उससे. देखो अभी क्या लिखना है, राइट डाउन. The theorem states that moment of inertia, ये देखो, moment of inertia of plane laminar body और rigid laminar body, कुछ भी लिख सकते हो, rigid laminar body about an axis perpendicular to its plane, ये देखो, about an axis perpendicular to its plane is equal to, ये देखो, is equal to, लिखो is equal to, हाँ, the sum of, ये देखो, the sum of आगे sum of moment of inertia, ये देखो, sum of moment of inertia of same body, sum of moment of same body about two mutually perpendicular axes, ये देखो x और y axis आपस में perpendicular है ना, about two mutually perpendicular axes which are concurrent का मतलब क्या होता है? concurrent मतलब जो एक दूसरे को कट करती हैं एक पॉइंट पे. all these axes are concurrent ना, they are cutting each other at origin, इसलिए concurrent लिखा है. concurrent means they are cutting each other at a single point, ठीक है. concurrent and in the plane of the body, x और y axis देखो, they are in the plane, z axis is perpendicular to the plane ना, लास्ट में लिखना है concurrent and in the plane of the body, ठीक है. अब मैं लास्ट टाइम जल्दी से स्टेटमेंट बोल देता हूँ, देखो आपने बराबर लिखा है कि नहीं. दिस थियरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिनार बॉडी, या तो रिजिड लेमिनार बॉडी, कुछ भी लिख सकते हो, प्लेन लेमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equal to sum of moment of inertia of same body about two mutually perpendicular axes which are concurrent and passing in the plane of the body, या passing within the plane of the body, ऐसे लिख सकते हैं, passing in the plane या within the plane. सर हाँ जी, एक्सिस एक्स ES आएगा ना? हाँ, जब आपने वो लिखा ना टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, हाँ.
आएगा उस टाइम पे। अच्छा एक्सिस का प्लूरल होता है AX ES, मतलब अगर दो एक्सिस है तो आपको AX ES लिखना होता है। थैंक यू सर। अब देखो, लेट्स डू वन थिंग, आप एक बार ये सारी स्टेटमेंट देख लो, सीधे स्टेटमेंट केयरफुली, ओके, और उसके बाद देखो आप आंखें बंद करके, कैन यू टेल मी दिस स्टेटमेंट, मतलब आई कैन चेक दैट आप बुक से बताओगे या बिना बुक के बताओगे, आई कैन चेक दैट, बट ऑनेस्टली आप एक बार रिवाइज कर लो, एक बार पूरा स्टेटमेंट देख लो और फिर आंखें बंद करके देखो आपको बोलने आ रहा है क्या, मतलब विदाउट लुकिंग इन द नोटबुक यू ट्राई टू टेल दिस स्टेटमेंट ऑन योर ओन। देखो आपसे हो रहा है क्या ये बोलने को। एक बार रिवाइज करो स्टेटमेंट और देखो आपसे, आप खुद बोल के देखो ये स्टेटमेंट। ओके ठीक है, तो आई होप स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया आपका। चलो अभी मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग विद द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। प्रूफ के लिए क्या करना है, आप हेडिंग डाल दो प्रूफ, ठीक है, पुट द हेडिंग प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम आता है। अब ये जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया है इसको भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने ये डायग्राम बहुत ही छोटा बनाया है, लेट्स से बहुत स्मॉल बॉडी बनाई है, बहुत ही छोटा है, तो आई एडवाइज यू आप फिर से इसको बना लो लेकिन बड़ा करके। अगर ऑलरेडी बड़ा बनाया हुआ है सो इसी में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज अगर आपने छोटा बना दिया है तो प्लीज ड्रॉ इट अगेन विथ अ बिगर साइज, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, सी डू इट। जिनका ऑलरेडी बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है आप चेंजेस मत, उसी में आप चेंजेस कर लेना, ठीक है। सी ये बॉडी है ऑफ एनी शेप, बड़ी लेमिनार बॉडी है, तो इसका देखो छोटा सा हल्का सा थिकनेस मैंने दिखाया है, देखो दिस इज थिकनेस ऑफ दिस शीट, ऐसा, ठीक है। अब इसमें हमने 3 एक्सिस बनाई थी, याद है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वो बना लेते हैं फिर से। दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे बनानी है, प्लीज आप स्केल से ड्रॉ करो, ड्रॉ विद स्केल, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और लास्ट एक जेड एक्सिस भी ड्रॉ करनी है विच शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन लाइक दिस। दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, इतना तक बना लो। यूज अ स्केल फॉर ड्राइंग दिस, ओके। दिस पॉइंट यू टेक एज अ ओरिजिन, ये ओरिजिन है वेयर एक्स वाई जेड एक्स आर मीटिंग। अब देखो एक बात, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू यू, इज इट, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, व्हाट डू यू फील, इट्स अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और इट्स अ डिसकंटिन्यूअस सिस्टम? क्या लगता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, तो ये क्या लग रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस बॉडी है कि कंटिन्यूअस है, एनी आइडिया? हाँ, कार्तिक बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस, और कुछ स्टूडेंट जैसे मृणाली वगैरह वो बोल रहे हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। कार्तिक ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है। यहाँ पे आपको अंदर गैप्स नहीं मिलेंगी, देयर इज अ कंटिन्यूअस ट्रे ऑफ पार्टिकल्स, अंदर सारे पार्टिकल्स एक लाइन में रहेंगे ना, इट्स अ कंटिन्यूअस, सी इट इज अ कंटिन्यूअस बॉडी। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, लुक हियर, हियर यू टेक पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, पॉइंट P, एंड लेट्स अज्यूम दैट एट पॉइंट P देयर इज अ स्मॉल पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो पॉइंट P पे है, द मास ऑफ दैट पार्टिकल इज dm, P इज अ पॉइंट, लेकिन उस पॉइंट पे एक पार्टिकल है, this body is made up of large number of particles, so there is one particle over P point, उसका मास क्या है, dm, okay, clear? Now ध्यान से देखो, if you look at this P point will be lying in the xy plane, x और y axis के बीच में देखो ये P point lie कर रही है ना, अगर P point is lying between x and y axis, xy plane में है P point, तो इस P point के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे,
the coordinates of P point are, let's say, x comma y. यहाँ लिखे हैं मैंने, x comma y are the coordinates of P point. ये आप डायग्राम में ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ, ठीक है? Now draw a perpendicular from P point. I repeat, draw the perpendicular from P point on the x-axis, and also we will draw perpendicular from P point on the y-axis. तो देखो y पे जब आप perpendicular गिराओगे ना, वो ऐसा गिरेगा. देखो, see, this I am drawing perpendicular. देखो, it will be perpendicular. हाँ, अब आपको शायद लग रहा होगा कि सर ये तो perpendicular नहीं है, but no, it is actually perpendicular. It is this way. See, perpendicular है. It's a side से हम लोग देख रहे हैं. That's why it is looking like this. Same way, now you draw perpendicular from P point on the x-axis. तो perpendicular कुछ ऐसा दिखेगा. See, ये देखो, थोड़ा ये इमेजिन करो, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो ऐसा दिखेगा. यू मे बी फीलिंग इट्स अ रेक्टेंगल, सॉरी, आपको ये पैलोग्राम जैसा कुछ दिख रहा होगा, बट ये एक्चुअली रेक्टेंगल है. इट्स रेक्टेंगल एक्चुअली. ओके, अब परपेंडिकुलर आपने गिरा दिया ना, ठीक है? चलो इसको नेम देते हैं. हियर टेक दिस पॉइंट एज अ m. तो यहाँ पे जो पॉइंट है, चलो इसको नाम देते हैं q. गिव दिस पॉइंट नेम्स m and q. ओके, अब देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y ना. इफ यू आर गुड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझते हो, ग्राफ वगैरह समझता है, तो आप इजीली समझ जाओगे दैट जब आपने ये P पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराया, वो x एक्सिस पे गिराया, ये दिख रहा है OM. सी द OM. OM will be equal to the x coordinate of P point. OM will be equal to the x coordinate of P point. इसलिए मैंने OM को x लिख दिया. और देखो P से आपने परपेंडिकुलर गिराया y एक्सिस पर, तो उसने y एक्सिस को कहां पे कट किया? Q पर कट किया. तो ध्यान से सोचना, OQ दिख रहा है, OQ. OQ will be equal to y coordinate of the P point. OQ will be equal to the y coordinate of P point. ये मैंने y coordinate लिखा है. OQ will be equal to y coordinate. OM will be equal to x coordinate. ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? लास्ट, अब एक काम करो, O को P के साथ ज्वाइन करो. ज्वाइन O with P. Let's suppose this distance OP दिख रहा है ना, it's a distance of P from the origin. ये जो OP distance है, इसको मैं नेम देता हूं R. Give this name as R. ठीक है? So complete this diagram first of all, then we will proceed. जिन स्टूडेंट को लग रहा है सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना, और कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. इतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. एंड प्रूफ विल बी वेरी स्मॉल. इट इज हार्डली 3 to 4 स्टेप्स. बहुत छोटा ही प्रूफ रहेगा. डोंट वरी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. फिनिश दिस डायग्राम. या कंप्लीटेड. चलो अब इसका मैं थ्योरम का प्रूफ दे देता हूं. सी, अगर देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है. समवट डिस्क्रिप्शन यू हैव टू राइट. डिस्क्रिप्शन में खाली ऐसा लिख दो, कंसीडर अ पॉइंट P, कंसीडर अ पॉइंट P इन द बॉडी, कंसीडर अ पॉइंट P इन द बॉडी. ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम लोग. लिखो, कंसीडर अ पॉइंट P इन द बॉडी, फुल स्टॉप. let dm is a mass of particle. dm is a mass of particle situated at point P. Situated at point P. Okay. Full stop. Draw perpendicular from P on x-axis and y-axis. Draw perpendicular from P on x-axis and y-axis. Okay. Full stop. ठीक है, ये बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा तो भी चलता है, इसको कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता है. ठीक है, समवट वी रिटन डिस्क्रिप्शन. अब मैथमेटिकल स्टेप्स चालू करते हैं. ऑल ऑफ यू नो पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम पता है.
So you need to apply Pythagoras theorem in the triangle PMO. ठीक है, ऐसे लिखो आप, applying Pythagoras theorem in triangle PMO. In triangle PMO, apply Pythagoras theorem. ठीक है, so देखो PMO ट्रायंगल में आपको Pythagoras theorem लगाना है. ठीक है, so क्या आएगा? Pythagoras theorem आता है ना, it will be equal to OP square equals to OM square plus PM square. करेक्ट है? ठीक है, अभी देखो OP square, OP is equal to small r ना, OP की प्लेस पे small r लिखो. How much is OM? OM is equal to x coordinate. And see PM, आप में से कोई बता सकता है PM किसके इक्वल होगा? PM is equal to what? PM किसके इक्वल है? X. हाँ, सुमित विश्वकर्मा, अमन कुमार, करेक्ट आंसर है. हाँ, हर्ष बोरसे, अंजलि, साहिल दलाल, करेक्ट आंसर है. PM will be equal to y coordinate. PM को y लिखो. PM will be equal to y coordinate. ठीक है, यहां तक आ गया क्या? Clear? Okay, do one thing now. Multiply both sides by dm. Multiply both sides by dm. dm से multiply करो. It will be dm r square equal to dm x square plus dm y square. Multiply both sides by dm. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नाउ. नेक्स्ट स्टेप लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग. मैं इसका मतलब समझाता हूं, वेट अ मिनट, पर लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग. इंटीग्रेटिंग करेंगे ना, आई विल टेल यू इट्स फिजिकल मीनिंग, बट फर्स्ट यू राइट डाउन. इंटीग्रेशन ऑफ dm r square will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ dm x square प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm y square. ठीक है, अब देखो कुछ स्टूडेंट तो सिंपली कर लेंगे, हम बोलेंगे सर हो गया, इंटीग्रेशन कर लिया हमने. बट अगर किसी को चाहिए कि सर यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों किया है, व्हाट इज द रीजन, या इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक्चुअली फिजिकली क्या मतलब क्या है इसका, तो मैं वो समझा देता हूँ. मीनिंग आई एम टेलिंग यू. सी, ये स्टेप पहले देखो, यहाँ स्टेप तक तो आपको समझ गया था. ये जो स्टेप है ना, आपने इस p पार्टिकल के लिए लिखा है. यू हैव टेकन मास ऑफ दिस p पार्टिकल dm, और ये है डिस्टेंस स्क्वायर. ये देखो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, बट आपने ये एक पार्टिकल के लिए किया है. ओके, अब इमेजिन करो कि ऐसा ही मैंने सेकंड पार्टिकल के लिए लिखा. द सेम स्टेटमेंट आई रिटन फॉर सेकंड पार्टिकल. सेकंड पार्टिकल के लिए x और y कोऑर्डिनेट अलग होंगे, r भी अलग होगा. ठीक है, सपोज सेम थिंग आई रिटन फॉर सेकंड पार्टिकल, सेम थिंग आई रिटन फॉर थर्ड पार्टिकल, सेम थिंग दिस स्टेप सेम आई रिटन फॉर फोर्थ पार्टिकल, और सारे स्टेप्स को ऐड कर दिया. उसका मतलब होता है ये, तो ये इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब है दैट दिस स्टेप दैट यू रिटन, क्या लिखा है आपने, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. इंटीग्रेशन का मतलब है दिस स्टेप इज रिपीटेड फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल पार्टिकल्स आपने रिपीट किया और सबको ऐड कर दिया. इट्स लाइक समेशन ऑफ ऑल m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन. ठीक है, अब थोड़ा सोच के देखना जिनको आ रहा है. आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, थोड़ा सोच के आंसर देना. थोड़ा सोच के बताओ, integration of dm r square, dm is a mass, r is a distance, mass into distance square. ठीक है, हाँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. ठीक, इतना जजमेंट आ रहा है, दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. बट ध्यान से देखो, ये जो r लिखा है आपने, r लिखा है आपने, यस, आपका आंसर करेक्ट है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट ये r देखो ध्यान से, r is a distance of this particle. ध्यान से सुनो, r is a distance of this particle from which axis? कौन सी एक्सिस से इसका डिस्टेंस r है? From which axis the distance of this particle is r? कौन सी एक्सिस से इसका डिस्टेंस r है? z एक्सिस से.
ठीक है, तो क्योंकि आपने डिस्टेंस कहां से लिया है, आर लिया ना यहाँ पे, आर कौन सी एक्सिस से डिस्टेंस है, जेड एक्सिस से, दैट्स व्हाई दिस विल बी इक्वल टू आई जेड। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बट अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, चलो अभी आरएचएस पे आते हैं, राइट हैंड साइड पे आओ। देखो जैसे ये टर्म है वैसे यहाँ पे भी ये टर्म है, इट इज लाइक मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास डिस्टेंस स्क्वायर, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हाँ, बट यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्स लिया है ना, ये एक्स लिया है ना, एक्स कोऑर्डिनेट लिया है ना। प्लीज माइक ऑफ करो। सी दिस इज एक्स डिस्टेंस ना, ये एक्स डिस्टेंस है ना। सी OM is equal to x, PQ will also be equal to x, PQ will also be equal to x। तो आपने यहाँ पे देखो x लिया है, x is a distance of this particle, x is a distance of this particle from which axis, x जो है ना, x इस पार्टिकल का डिस्टेंस कौन सी एक्सिस से है, x is the distance of this particle from y axis। ठीक है, जो स्टूडेंट समझ रहे हैं वो y बोलेंगे, ठीक है, जो मगब कर रहे हैं वो x एक्स ही बोल रहे हैं। देखो बेटा, x is the distance of this particle, x, ये देखो ये x है ना, ये भी x होगा, opposite side of the rectangle, ये x है, तो x is actually the distance of this particle from y axis ना, ये जो x है ना, it's a distance of the particle from y axis, this will be equal to IY। यहाँ पे भी देखो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, इट इज मास डिस्टेंस स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या डिस्टेंस लिया है आपने, डिस्टेंस y लिया है, y दिख रहा है, ये है, ये y है, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू y, ये भी y होगा, तो ये y है, तो y इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम विच एक्सिस, x एक्सिस। तो देखो अगर आप पार्टिकल लोगे उसका डिस्टेंस x एक्सिस से काउंट करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, बट इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। हो गया आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, IZ इक्वल टू IX प्लस IY, हेंस प्रूव्ड। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है आई थिंक, ठीक है। सो रिमेंबर इट्स अ कंटीन्यूअस बॉडी, फॉर कंटीन्यूअस बॉडी इंटीग्रेशन गिव्स अस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन आई होप आपने मैथ्स में स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है, 11th में थोड़ा बहुत किया होगा। इंटीग्रेशन से आपको डिसकंटिन्यूअस बॉडी का, सॉरी, इंटीग्रेशन से कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। सो ये आपको समझना है कि दीज ऑल आर मोमेंट ऑफ इनर्शियास। आर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस है, आई जेड आएगा। अगर आप डिस्टेंस वाई एक्सिस से मेंशन करोगे तो वाई वाई मिलेगा। इफ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो आई एक्स मिलेगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, इसको समझ के लो पूरा प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी डाउट है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज डाउटफुल यू कैन टेल मी, ठीक है। आज के टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस थ्योरम? कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है। So let me check how much you understood this theorem. ठीक है, अब मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ, आई एम ड्राइंग वन डायग्राम, ठीक है। इन दैट डायग्राम यू हैव टू अप्लाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। लेकिन जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट वो थ्योरम अप्लाई करके बताएगा। ये बॉडी है, दिस इज वन एक्सिस, दिस अनदर एक्सिस, दिस अनदर एक्सिस, ठीक है। Moment of inertia about this axis is I1. Moment of inertia about this axis will be I2. And moment of inertia about this axis will be I3. ठीक है, देख लो डायग्राम। ये एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1, ये एक्सिस के लिए इट इज I2 और ये एक्सिस के लिए इट इज I3। जैसे आप एक्सिस चेंज करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। अप्लाई द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इन दिस, ठीक है। ओके, आपको खाली ये थ्योरम अप्लाई करना है और फॉर्मूला लिखनी है। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दिस। जिस स्टूडेंट को मैं बोलूंगा वही इसका आंसर देगा।
हाँ, साहिल लाग, साहिल आपके सरनेम में LLAG ऐसा कुछ लिखा है, LLAG। साहिल ओपन योर माइक, साहिल लाग, आई थिंक LLAG। हाँ सर। हाँ, साहिल बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, बता, इसमें आप थ्योरम लगाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगी, क्या लिखोगे? हाँ नहीं आएगा ना? आ रहा है? नहीं सर। कमलेश सर, आप बेटा कुछ भी हाँ ध्यान नहीं, सर। अपने पास ऐसे बैठ गए हो। क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमको क्या लगता है? आप एग्जिट करते हो ना जब भी मैं होमवर्क पूछता हूँ या कुछ भी करता हूँ, यू एग्जिट स्ट्रेट अवे। आप बोलेंगे नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसके लिए exit। ठीक है बेटा, हम लोग आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझो। कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं कमलेश सर को बोलूंगा, आपकी मम्मी डैडी बात कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स से बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं किसी से पूछता हूँ, वो स्टूडेंट ही सिर्फ आंसर देगा और कोई आंसर नहीं। प्रतिभा इरगर, प्रतिभा इरगर। वो प्रतिभा मैडम है सर। अच्छा सॉरी यार ठीक है, कल जो 2 लोग मिसिंग थे। श्रेयांश जरब हाँ। था वो, श्रेयांश जरब। हाँ सर, कल भी 2 लोग मिसिंग थे, एक श्रेयस जगताप और एक हाँ, श्लोक अंधारे। हाँ, श्रेयांश जगताप है क्या हाँ। वो? श्रेयस जगताप, जगजाप एक्चुअली वो। हाँ, जगजाप, श्रेयांश जगजाप। ठीक है, शुभांगी बागुल, शुभांगी बागुल, शुभांगी बागुल, ओपन योर माइक। शुभांगी बागुल, ओपन योर माइक। तो देखिए, शुभांगी भी शायद नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है लोग का। आप नॉन नोट करके सर इनके पेरेंट्स से बात करो, नहीं तो ये नहीं करने वाले कुछ भी। बाद में बोलेंगे ये चैप्टर हमें रिपीट चाहिए बैठ के। अभी लेक्चर चल रहा है तो ध्यान देते नहीं है ये लोग। शुभांगी बागुल का देखो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। स्नेहा, स्नेहा कावते, स्नेहा कावते, स्नेहा कावते। स्नेहा बोलो, तुम्हारा माइक अनम्यूट है। स्नेहा आप हो यहाँ पे? हाँ है। तो कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है इसका। उसका माइक तो मैंने अनम्यूट किया, उसने वापस म्यूट किया। ठीक है सर। हाँ ठीक है, पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। हेलो सर। ये बहन से बात करो सर। मैं 2-4 नाम और बता देता हूँ जो मुझे कल से इन्होंने परेशान किया है। एक तो ये श्रेयांश जगजाप है। हाँ, ये तो नालायक लड़का है सर। साहिल इलग है यार, साहिल LLAG कुछ सरनेम है, साहिल। साहिल इल्लक तो ठीक था, लेकिन ये लॉकडाउन में लगता है उसका भी दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा हाँ। बहुत पढ़ाई कर रहा था वो, लेकिन छोड़ रहा है लगता है पढ़ाई। हेलो। और दूसरा एक श्लोक अंधाले, श्लोक अंधाले। हाँ बोल बच्चा स्नेहा, तेरा आवाज आ रहा है। हाँ सर। कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। हाँ, इतनी देर बाद रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या कर रहे थे? हेलो ठीक है, बोलो आपने बोलो, ये- आवाज आ रहा है बच्चा। सर, आंसर। हेलो। हाँ, इसका जो मैंने क्वेश्चन पूछा हेलो। इसका आंसर तो इसमें हाँ थ्योरम सर, I1 is equals to I2 plus I3। I1 is equal to I2 plus I3। I3। हाँ। ठीक है, हेलो। चलिए पूरा थ्योरम क्लियर है? हाँ सर, समझा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम सर कंटिन्यू करेंगे फिर। हेलो। स्टूडेंट आज जो पढ़ा है थोड़ा पढ़ के आओ, कल मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ इसके ऊपर।